हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 जनवरी 2021 के पेपर 1 को सॉल्व करेंगे और आज हम इस वीडियो में 4 जनवरी के पेपर 1 में सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक पैर पर संतुलन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए, जो आपका विकास है, विकास सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, भावनात्मक, सामाजिक आदि को संदर्भित करता है। विकास के विभिन्न प्रकार हैं, अर्थात शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास। गत्यात्मक विकास, एक गत्यात्मक विकास कौशल एक कार्य जिसमें हम विशिष्ट कार्य करने के इरादे से मांसपेशियों की सटीक गति शामिल होती है। गत्यात्मक विकास और गत्यात्मक कौशल सीखने की उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा अभ्यास के साथ गतिविधि को अधिक तेजी से और सटीक रूप से निष्पादित किया जाता है। जो आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल है, उसमें क्या होगा, हाथों, पैरों और शरीर के अन्य बड़े हिस्सों की गतिविधियां और समन्वय में स्थूल गत्यात्मक कौशल शामिल है। इनमें एक पैर पर संतुलन बनाना, दोस्तों के साथ दौड़ना, इमारत में सीढ़ियां चढ़ना आदि जैसी क्रियाएं शामिल है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डेवलपमेंट चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ। आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए, जो आपका विकास है, विकास गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि होती है। मानव विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होती हैं क्योंकि ये तत्व हैं जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आपका विकासात्मक परिवर्तन है, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम है क्योंकि बच्चों का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया का परिणाम है। चलिए फ्रेंड्स, सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द पीरियड फ्रॉम 2 ईयर टू 6 ईयर इज रिफर टू एज। यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और सही ऑप्शन पर टिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रारंभिक बचपन। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपका बाल अवस्था है, मानव जीवन की जन्म से लेकर परिपक्वता की अवधि को दर्शाती है। इसमें कई विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं और प्रारंभिक बाल अवस्था उनमें से एक है। जो आपकी प्रारंभिक बाल अवस्था है 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच होती है या बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि होती है, यानी कि महत्वपूर्ण अवधि होती है और समय होता है। इसे खिलौने की आयु, पूर्व टोली आयु और खोजपूर्ण आयु आदि के रूप में भी जाना
जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एजर्सन और रीजन दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, चाहे ये आपके सीडीपी में पूछा जाए एजर्सन रीजन, चाहे आपकी ईवीएस में पूछा जाए यानी एनवायरमेंटल स्टडीज में, और चाहे मैथ्स में पूछा जाए, चाहे साइंस में पूछा जाए, और चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जौन सा अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर आप जो कंटेंट बेस्ड सिलेबस है आपका, जो सीबीएसई के द्वारा है, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप एजर्सन रीजन आप कर पाओगे। और एजर्सन रीजन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर करने होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो आपके सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में एजर्सन रीजन टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अब आपको कैसे पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए अगर एजर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन की, तो फर्स्ट हो जाएगा। एजर्सन एजर्सन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन जो आपका रीजन है सही व्याख्या नहीं करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। एजर्सन सही है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन प्ले इन द सिटी बेस्ड इन द ऑन द रियलिटी टीवी शो दैट से दे सी। रीजन दिया है, अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड peers दिस डे मीडिया इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि आपका अभिकथन दिया गया है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो में आधारित होता है जो वे देखते हैं। बिल्कुल सही है। और रीजन दिया गया है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। जो आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है सही व्याख्या करता है किसकी, अभिकथन की यानी एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक। देखिए, जो आपका समाजीकरण है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार करने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। यह केवल व्यवहार के सामाजिक रूप में अनुमोदित तरीके तथा आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने को संदर्भित करते हैं। समाजीकरण पहचान की बातचीत करने और स्वयं पहचान विभिन्न दृष्टिकोण और व्यवहार की अवधारणा को आकार देने की निरंतर प्रक्रिया है। समाजीकरण में परिवार, विद्यालय, सहकर्मी और मास मीडिया जैसे 4 प्रमुख एजेंट हैं। जो आपका मास मीडिया है, मास मीडिया क्या, द्वितीयक समाजीकरण का एक कारक है जो जीवन भर चलता रहता है। शहरों में बहुत सारे बच्चों के खेल रियलिटी टीवी पर आधारित होते हैं जो वे देखते हैं, कि क्योंकि परिवार और साथियों के अलावा इन दिनों मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाय द पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पियाजे द्वारा अधिगम को समय अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका पहला सही होगा, शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। फोर्थ आपका नहीं होगा, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्भरण। अगर नकारात्मक नहीं होता तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता, बट इसमें सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्भरण सुनिश्चित करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। अगर मान लीजिए इसमें नकारात्मक ना दिया होता, अगर सकारात्मक पुनर्बलन दिया होता तो यह आपका क्वेश्चन सही होता, बट आपका इसमें दोनों दिया गया, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन दिया है, इसी वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा और आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में है, आपका सेकंड में है। ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। देखिए, जो पियाजे का मानना था कि बच्चे स्कीमा को सीखने और अनुकूलन और अनुकूलित करने के लिए एक निरंतर अभ्यास के माध्यम से विकसित होते हैं। जो मानसिक नमूना है वे उन्हें चीज़ों को समझने में मदद करते हैं।
उनके विचारों का अभी भी बाल मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के दृष्टिकोण पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। विविध विषय वस्तु का उपयोग करना, मध्यम नवीन अनुभव करना। शिक्षा की गतिशील का तात्पर्य यह है कि विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण से है या शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण और बहुसांस्कृतिक अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एट विच स्टेज टू चिल्ड्रन हैव एन एनिमिस्टिक व्यू ऑफ द लर्नर world and believe that the trees and plants as well as moving clouds and rolling stones can have motives and intentions। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और उसका सही ऑप्शन टिक करिए। दिया गया है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपका संक्रियात्मक अवस्था है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे जानना, सोचना, याद रखना, पहचानना, श्रेणीबद्ध करना, कल्पना करना, तर्क करना, निर्णय लेना आदि शामिल है। पियाजे के अनुसार विश्व के बारे में बच्चों की समझ का विस्तार होता है क्योंकि वे नए विचारों और चुनौतियों का अनुभव करते हैं। बच्चों के परिपक्व होने पर संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। संवेदीगामक, जो जन्म से 2 वर्ष के बीच होता है। संक्रियात्मक विकास, संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच होती है। मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है। और लास्ट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से लेकर उससे अधिक तक चलती रहती है। जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है जो मूल रूप से एक पूर्व तार्किक अवस्था है क्योंकि तर्क अभी तक उसी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ। इसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेव वेगोट्स्की। ठीक, देखिए, जो लेव वेगोट्स्की साहब थे वो एक सोवियत मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया था। यह सिद्धांत इस विचार को बताता है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकर लोगों के साथ अंतःक्रिया और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। भाषा पर वेगोट्स्की का दृष्टिकोण है। लेव वेगोट्स्की ने इस बात पर जोर दिया है कि भाषा का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख गतिविधियां हैं। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। वेगोट्स्की संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए स्वयं से बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अकॉर्डिंग टू वेगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न बाई, यानी कि वेगोट्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और समझिए और सही ऑप्शन पर टिक करिए। और क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, साथियों के साथ बातचीत करके, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए, जो लेव वेगोट्स्की थे उन्होंने क्या बताया था, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होगी, आपकी एक चाइल्ड प्रोग्रेसिव प्रोसेस होगा जो आपका संस्कृति संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसका विकास होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे
आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस हिसाब से होते हैं या देखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपकी बाल केंद्रित कक्षा है, बाल केंद्रित कक्षा को शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा भी कहा जाता है क्योंकि शिक्षण की बजाय अधिगम की प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया जाता है। जॉन डीवी पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। बाल केंद्रित कक्षा का उद्देश्य यह है कि बच्चे का समग्र विकास करना चाहिए, न कि केवल छात्र ज्ञान प्राप्त कर सके, बल्कि वे संलग्न होकर पूरी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके। क्योंकि बच्चा अधिगम करता होता है, इसलिए बच्चे को जरूरतों और आवश्यकताओं को महत्व दिया जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच पेयर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। जो आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, ये जो आपका किस चरण में आता है, चरण थर्ड है। और ये किस स्तर में आता है, स्तर नंबर 2, पारंपरिक नैतिकता, जो 10 से लेकर 13 वर्ष के बीच होती है। जो आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की है, अभिविन्यास है, नैतिक विकास के प्रारंभिक पारंपरिक संबंधों का यह चरण है। सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। अनुरूपता पर जोर दिए जाते हैं, अच्छा होना और इस बात पर विचार के लिए विकल्प संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड आर अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान करते हैं या कर सकते हैं और जान सकते हैं कि। आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और समझिए और उसका ऑप्शन टिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रकृतिवादी। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बहुबौद्धिकता के सिद्धांत को प्रस्तावित किया। अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने बताया कि विश्वास नहीं था कि संज्ञान का एक रूप है जो सभी मानवीय सोच को छोटा बनाता है। स्वाद बौद्धिकता क्षमताओं के साथ कई बौद्धिकता होती है, इसलिए बुद्धि को एक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता है। गार्डनर ने प्रारंभ में 8 प्रकार की बौद्धिकता का प्रस्ताव रखा था जो बाद में बढ़कर 9 हो गई थी। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न बौद्धिकता के विशिष्ट संयोजन के रूप में देखते थे। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और दूसरा कम बुद्धिमान है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में प्राकृतिक बुद्धि पर उच्च वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। तो क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, बहुभाषावाद। जो आपका बहुभाषावाद है, नई नई नीति, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य है हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना। इस नीति ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 का स्थान अब ले लिया है। जो आपकी नई नीति है विद्यालयों और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा छात्रों को पढ़ाने के लिए छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती हैं, क्योंकि वह अधिगम को प्रभावी बनाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अ टीचर होल्ड द परसेप्शन दैट बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट एंड रिस्क टेकिंग एंड गर्ल्स आर obedient and sincere and treat them accordingly. This is an example of। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। यह शिक्षिका
वह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं, या किसका उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर पक्षपात, यानी कि जेंडर का भेदभाव करना। देखिए, जो आपके समाज में पुरुषों और महिलाओं का समावेश होता है, जेंडर विभाजन, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता हमारे समाज में सामान्य प्रथा है। जेंडर पूर्वग्रह, जो आपका जेंडर पूर्वग्रह है या फिर जेंडर पक्षपात है, या पुरुषों और महिलाओं के व्यक्तिगत गुणों और लक्षणों के बारे में एक अनुचित विचार है, या जेंडर के आधार पर लोगों को पुरुषों और महिलाओं के रूप में विभेदित करने की प्रवृत्ति है, या एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को संदर्भित करता है जो महिलाओं और पुरुषों के पास होना चाहिए। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका एजर्सनिज्म दिया गया है। ठीक, एजर्सनिज्म को पढ़िए और सही ऑप्शन पर टिक करिए। ठीक, दिया गया है, टीचर शुड यूज अ वाइड वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक टू असेस चिल्ड्रन। रीजन दिया गया, नो सिंगल असेसमेंट टूल इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड लर्निंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एजर्सन रीजन को समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक, देखिए क्या दिया गया है आपका। अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण दिया है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। सही विकल्प चुने। ये बिल्कुल एजर्सन रीजन दोनों सही है, और रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए, जो आपका आकलन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है और गतिविधियों को करने के दौरान बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए अधिगम की प्रक्रिया और मूल्यांकन एक साथ चलते हैं। यह शिक्षक को अध्ययन क्षेत्र में छात्रों की क्षमता और कमजोरियों का एक व्यापक विचार देता है। आकलन का उद्देश्य है छात्र के प्रदर्शन या प्रगति के बारे में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना, या उनकी अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने के लिए छात्रों की रुचियों का निर्धारण करता है। उसे छात्रों की प्रगति के बारे में जानने के लिए आकलन के कई तरीकों का उपयोग करना चाहिए। बच्चों की प्रगति और अधिगम को केवल एक आकलन उपकरण द्वारा सही और पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और समझिए और सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए, जो आपका आकलन है, आकलन शैक्षिक मूल्यांकन है जो जानकारी इकट्ठा करने और कक्षा के कार्य के अध्ययन और का व्यवस्थित तरीका है, जिसका उपयोग अधिगम और विकास के संदर्भ में छात्र के प्रदर्शन का मार्गदर्शन करने और सुधारने के लिए किया जाता है। ऐसी कई विधियां हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों की सीखने की प्रगति और कौशल या किसी शैक्षणिक सहभागिता या सहायता की जाती है आवश्यकता का आकलन करने के लिए करते हैं, या वास्तव में निर्धारित करता है कि शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा किया है गया है या नहीं। जो आपका रचनात्मक आकलन है, अधिगम के लिए आकलन या छात्रों को यह सोचने में मदद करता है कि वे कहाँ हैं, उन्हें कहाँ पहुँचना है और वहाँ कैसे पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी होगा आपका? लचीला शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, जो आपका समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्कूल में सभी बच्चों, सामान्य और विशिष्ट छात्रों के लिए शिक्षा है, क्योंकि यह शिक्षा बच्चों को
एजुकेशन सिस्टम में शामिल करने के लिए संदर्भित करती है। भले ही उन्हें भिन्नताएं और अक्षमताएं हों, समावेशी शिक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश पूरी तरह से बच्चों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पूरी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित होती है। शिक्षक अपने छात्रों की जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार अपनी शिक्षण शैली और शिक्षण सामग्री को बदलते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज कॉज द चैलेंजिंग इन सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। और क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्म केंद्रियता और स्वाधीनता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपका अक्षमता है, अक्षमता एक छत्र शब्द है जिसमें हानि गतिविधियां, सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल है। अक्षम लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जो आपकी स्वाधीनता है, स्वाधीनता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, एक प्रकार की बौद्धिक अक्षमता है जिसका अर्थ है कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों में दिखाई देती है, जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, संबंधों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठान या व्यवहार। स्वलीन क्रम विकार वाले बच्चे अन्य लोगों से संबंधित होने में गहन कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। वे सामाजिक व्यवहार शुरू करने में असमर्थ हैं और अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। Which of the following help in the inclusion of learner from disadvantaged and deprived groups, यानी कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विविधता को महत्व, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। छात्र कक्षा में क्षमताओं, अनुभव और पृष्ठभूमि की एक श्रृंखला के साथ आते कुछ छात्रों की विशेष आवश्यकताएं और अक्षमताएं होंगी, जबकि अन्य के पास अतिरिक्त अधिगम की जरूरत और या शैक्षिक नुकसान के तत्व होंगे जिन्हें औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। वंचित शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित बच्चा वह जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से है, जो किसी न किसी प्रकार के अभाव के कारण विद्यालय से लाभ नहीं उठा सकता है। जो आपका वंचित शिक्षार्थी है, वंचित शब्द उन शब्दों के लिए वंचित वर्ग को संदर्भित करता है जो समाज की बाकी आबादी की तुलना में आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से प्रतिकूल स्थिति में है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ, आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने से प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो श्रवण बाधित बिल्कुल सही छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, यानी कि फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा और फोर्थ सही होगा। किस ऑप्शन में आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, जिसमें सारे सही होंगे। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा और फोर्थ सही होगा। देखिए, छात्रों में कई प्रकार की क्षमताएं, अनुभव और पृष्ठभूमि के साथ कक्षा में आते हैं। कुछ छात्रों की विशेष आवश्यकताएं होती हैं और क्षमताएं होंगी, जबकि अन्य के पास अतिरिक्त सीखने की जरूरतें और यह शैक्षिक नुकसान के तत्व होंगे जिन्हें औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। सभी छात्र के लिए एक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करना शैक्षिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। विकलांग छात्र को पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री या भौतिक वातावरण में अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विच स्पेसिफाइड डिसएबिलिटी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों में समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान। ठीक, देखिए जो आपका सीखने की अक्षमता है एक तंत्रिका संबंधी विकार को संदर्भित करती है जो संज्ञानात्मक हानि का कारण करती बनती है। यह एक परिवर्तनशील अवस्था है जिसे उचित बोधगम्य इनपुट द्वारा संबोधित किया जा सकता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया आदि सबसे साधारण सीखने की अक्षमता है। डिसकैलकुलिया एक गणित से संबंधित सीखने की अक्षमता है जिसके परिणाम स्वरूप संख्याओं को समझने, अंकगणित सीखने या समझने, संख्याओं से हेरफेर करना सीखने, गणितिक गणना करना और गणित में तथ्यों को सीखने में कठिनाई होती है। जब भी संभव हो कैलकुलेटर का प्रावधान के उपयोग की अनुमति दें। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इन अर्ली ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज प्रेफरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक, केयरफुली पढ़िए और समझिए और सही ऑप्शन पर टिक करिए। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, करके सीखना। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रारंभिक कक्षा एक महत्वपूर्ण समय अवधि है। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चा अपने पर्यावरण पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। वह सामाजिक समायोजन करना भी सीखने लगता है। वे अधिक आत्मनिर्भर स्वतंत्र हो जाते हैं और आत्मसम्मान विकसित करते हैं। यह सामाजिक व्यवहार की नींव का समय है। प्रारंभिक कक्षाओं में करके सीखना का दृष्टिकोण सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए बेहतर होता है क्योंकि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विशेष रूप से डिजाइन की गई गतिविधियों में शिक्षार्थियों की भागीदारी को संदर्भित करता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एजर्सन रीजन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ ऑफ द सोशल इज सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग टू अकर। रीजन दिया गया, लर्निंग इज अ प्राइमरली अ सोशल एक्टिविटी। यानी कि अभिकथन दिया गया, एजर्सन रीजन दिया गया है। आपका अभिकथन दिया है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है। और तर्क दिया गया, कारण दिया गया है आपका, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। बिल्कुल सही। और जो रीजन है आपका सही व्याख्या करता है किसका, एजर्सन का, यानी कि अभिकथन का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एजर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है एजर्सन की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए जो आपका विद्यालय है, विद्यालय शिक्षा एक सामाजिक और साथ ही एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। विद्यालय समाज का अभिन्न अंग है। यह समाज द्वारा स्थापित किया जाता है और बदले में यह युवा सदस्यों को भविष्य के नागरिक के रूप में तैयार करके समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक गतिविधि है और स्कूल के सामाजिक जीवन में भागीदारी सीखने के लिए एक केंद्रीय है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, टीचर्स कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटी मीनिंगफुल बाय। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पढ़ना है, समझना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं, कक्षा की गतिविधियों का सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना क्या करेंगे शिक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे गतिविधियों से भाग लेते हैं जिन्हें वास्तविक जीवन में उपयोगी माना जाता है और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक है। दिलचस्प कक्षाएं हमेशा ऐसी गतिविधियों के लिए जगह बनाए रखती हैं जो छात्रों और शिक्षकों को संलग्न करती हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप प्रभावी शिक्षण होता है। छात्रों को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि
उन्हें कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं की अपनी समझ को गहरा करने का अवसर प्रदान करती हैं। शिक्षक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की क्षमता और सीखने की क्षमताओं के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा की गतिविधियों को प्रामाणिक संदर्भ में स्थापित करके उन्हें अधिक सार्थक बना सकते हैं। एक प्रामाणिक संदर्भ का एक उदाहरण है वह है जिसमें गतिविधि आमतौर पर वास्तविक जीवन में उपयोग की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग pedagogical practice are does not contribute positively in teaching learning process। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। जो योगदान देंगी वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, जो आपका सकारात्मक योगदान नहीं देती है वही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए जो आपका शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं में शैक्षणिक अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसमें विषय वस्तु के वैचारिक दृष्टिकोण, संबंध परक समझ और अनुकूली तर्क देने में शिक्षकों की दक्षता शामिल होती है। समावेशी अधिगम का माहौल बनाने और सकारात्मक अधिगम है के अनुभव में योगदान देने के लिए प्रथाएं महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान देने वाले शैक्षणिक प्रथाएं आवश्यकता अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक अधिगम, पाठचर्या नियोजन में नवाचार, ये आपके क्या है, सकारात्मक योगदान है। और आपका जो परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां है ये आपका सकारात्मक योगदान नहीं है, ये आपका क्या है, नकारात्मक योगदान है, नकारात्मक योगदान होगा। ठीक, ये आपका क्या होगा, नकारात्मक योगदान। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एजर्सन रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अ टीचर शुड कनेक्ट कंटेंट टू बी टॉट विद स्टूडेंट डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। रीजन दिया गया है, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट टीचर्स नीड टू पे अटेंशन टू। दिया गया है कि अभिकथन, एजर्सन रीजन दिया गया है। आपका अभिकथन क्या कह रहा है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। तर्क दिया यानी कारण है इसका, रीजन है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है, और जो आपका रीजन है सही व्याख्या कर रहा है इसकी, एजर्सन की अभिकथन की। ठीक, तो जो आपका रीजन है सही व्याख्या करेगा रीजन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक, देखिए फ्रेंड जो आपका अधिगम है, जो आपका अधिगम है, अधिगम नए व्यवहार का अधिकरण या अनुभव के परिणाम स्वरूप पुराने व्यवहार की मजबूत करना या कमजोर करना या व्यवहार प्रगतिशील परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ज्ञान, आदतों और दृष्टिकोण का अधिग्रहण भी शामिल है। बच्चे जीवन के बहुमूल्य अनुभव के साथ विद्यालय आते हैं। सिखाए जाने वाली सामग्री को छात्र के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स लर्नर इवेलुएट देयर ओन लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका अधिसंज्ञान है, अधिसंज्ञान से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की अपनी अनुभूति और ज्ञान के प्रति जागरूकता से है, या छात्रों की अपनी सीखने की योजना बनाने, निगरानी करने, मूल्यांकन करने और संशोधित करने और उनकी समझ की जांच करने की क्षमता को संदर्भित करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मिसकंसेप्शन एमंग चिल्ड्रन आर। यानी कि बच्चों में भ्रांतियां होना डैश है। तो
क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो बच्चों में भ्रांतियां हैं, जो बच्चों में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है। देखिए, जो मानव है, मन ईश्वर की एक सुंदर रचना है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसमें दुनिया में चीजों को बनाने, नए परिवर्तन करने, बदलने और यहाँ तक कि नष्ट करने की शक्ति है। यह मन का गुण है कि हम अपनी विचार प्रक्रिया को स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यह स्पष्ट है कि लोगों के बीच में विचारों का टकराव होगा। इससे संकल्पनाओं और भ्रांतियों की विचारधारा पैदा होती है। जो आपकी भ्रांतियां एक विचार प्रक्रिया है जो पूरी जानकारी की कमी या सिर्फ अज्ञानता के कारण गलत दिशा में जाती है। भ्रांतियां हमेशा निराधार नहीं होती, बल्कि वे विश्व अवधारणाओं और उनके आसपास की दुनिया के बारे में बच्चों के सहज विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि यह उनकी सोच को दर्शाती है कि और वे सोच सकते हैं कि अपने विचार रख सकें और रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, A student experiencing learned helplessness is likely to। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, ऑप्शन नंबर 4, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। ठीक। आत्मविश्वास कम होने की भावना विचार उत्पन्न कर सकती है जो स्वयं के लिए निम्न मानकों को स्थापित करेगी। ऐसे मामले में व्यक्ति सर्वोत्तम प्रयास प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें एक पूर्व धारणा होगी कि वे कितना भी प्रयास करें, वे अभी भी असफल होने जा रहे हैं, इसलिए यह प्रयास करने के लायक नहीं है। जो आपका अधिगम असहायता है, शब्द मार्टिन सेलिंगमैन द्वारा दिया गया था। जो आपका अधिगम असहायता पिछले अनुभव के आधार पर अपेक्षा को संदर्भित करती है कि किसी के कार्यों से संभवतः सफलता नहीं मिल सकती है। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता का अनुभव कर रहा है, उसके शैक्षणिक गतिविधियों के अलगाव की संभावना है, क्योंकि यह उसके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है या छात्र को हतोत्साहित करता है और प्रयासों के बाद भी असफलता का सामना करने की उनकी धारणा के कारण वे आगे प्रयास न करना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांसिक मोटिवेशन। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इंट्रांसिक मोटिवेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। जो आपका अभिप्रेरणा है या उन कारकों को संदर्भित करता है जो गतिविधि के लिए व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाने और घटाने में मदद करते हैं या हमारे व्यवहार को निर्देशित करके हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इस आम तौर पर दो प्रकार के आंतरिक और बाहरी में विभाजित किया गया। जो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है या हमें लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है, क्योंकि हम पसंद करते हैं, क्योंकि यह गतिविधि और लक्ष्य के बीच सीधा संबंध बनाने में मदद करती है जो इसे प्राप्त के लिए समय संतुष्टि देता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा समझ सकते हैं। जो छात्र है, छात्र विभिन्न लेखकों द्वारा कहानियों और पुस्तकों का अध्ययन करना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी प्रश्न पूछना या परीक्षा देने वाला नहीं है, लेकिन वे अपने आत्म संतुष्टि के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं, क्योंकि पाठक को पुस्तकें पढ़ने से खुशी मिलती है। ठीक इसी वजह से रुचि से नई भाषा सीखना आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, क्योंकि भाषा अधिगम रुचि पर किया जाता है, क्योंकि भाषा सीखते समय कोई पुरस्कार दंड नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, हमारे आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है सीडीपी का। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। यानी कि जो आपका अधिगम है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। आपके ऑप्शन है रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण और फोर्थ है आपका विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
विद्यालय। ठीक, देखिए जो आपका अधिगम है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कौशल, दृष्टिकोण, ज्ञान और अवधारणाएं हासिल की जाती हैं, समझी जाती हैं, लागू की जाती हैं और विस्तारित की जाती हैं। सभी मनुष्य, चाहे बड़े हों या बच्चे, सीखने की प्रक्रिया में या तो चेतन या अवचेतन रूप से संलग्न होते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक हैं। पर्यावरणीय कारक सभी बाहरी और उन पर्यावरणीय कारकों के संयोजन को संदर्भित करते हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कुछ विद्यालय जर्जर छतों वाले जर्जर इमारतों में होते हैं। इनमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय या पीने के पानी की सुविधा नहीं होती, जो शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। दूसरी ओर, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया विद्यालय का वातावरण सकारात्मक सहकर्मी संबंधों को बढ़ावा देता है, शिक्षकों और बच्चों के बीच सुखद बातचीत को बढ़ावा देता है और शिक्षक को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में बच्चों की सहायता करने की अनुमति देता है। इसी प्रकार अतः विद्यालय एक पर्यावरणीय कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, हमारे 4 जनवरी 2021 के पेपर 1 में हमने CDP के 30 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट किए। आशा करता हूं मैं आपको कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल रहे, मददगार रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और बहुत ही मददगार रहे, ताकि वो टीचिंग एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।